नमस्कार दोस्तों, हम अपने मिशन ज्योग्राफी चैनल पे आज अपना वीडियो है। उस वीडियो में बात करते हैं वायुमंडल की संरचना। आज अपन पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना। महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो फर्स्ट ग्रेड में भी बड़ा महत्वपूर्ण है और अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी बड़ा महत्वपूर्ण है। सेकेंड ग्रेड में बड़ा महत्वपूर्ण होगा, तो आप ज़रूर देखें हमारा मिशन ज्योग्राफी चैनल और उसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। ये जो डायग्राम मैंने पहले ही सेट कर लिया ताकि इसमें कम से कम 10 मिनट लगते हैं, फालतू में इसमें एंड हो, तो मैंने पहले ही इसको बना लिया है। तो वायुमंडल की संरचना, तो वायुमंडल की जब संरचना अपन पढ़ते हैं तो इसमें जो पहला बिंदु है वायुमंडल का वो आता है क्षोभमंडल। इसकी संरचना में जो पहला भाग इसका आता है उसको कहता है क्षोभमंडल, और यदि उसको आजकल अंग्रेजी में ट्रोपोस्फियर के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है ना। तो ट्रोपोस्फियर इसको कहा जाता है। तो यदि हम इसको देखें तो इसमें इस विशेषता क्या है, तो ये जो है वो 8 से इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, और जो भूमध्य रेखीय भाग है, भूमध्य रेखीय भागों में 18 किलोमीटर, यानी इसकी ऊंचाई जो है, जो क्षोभमंडल है ये ध्रुवों पर तो ये 8 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है और भूमध्य रेखीय भागों में ये 18 किलोमीटर ऊंचाई तक इसकी सीमा पाई जाती है, ठीक है। और इसका जो औसत ऊंचाई है ये पूछते हैं बार बार, ठीक है ना। यदि ये पूछ ले कि ध्रुवों की ऊपर इसकी ऊंचाई कितनी होती है तो 8 किलोमीटर, भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी है तो हम क्या पढ़ेंगे 18 किलोमीटर। लेकिन औसत ऊंचाई बहुत बार ये पूछ लेते हैं कि इसकी औसत ऊंचाई बताइए, तो औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर बतानी इसकी। एनसीईआरटी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कई बुक्स आती है कई राइटरों की, उसमें 12 किलोमीटर भी आता है, लेकिन 12 यदि 13 ऑप्शन नहीं हो तब 12 से ही मान लेना, वरना अपन इसमें क्या करेंगे एनसीईआरटी अकॉर्डिंग 13 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई पाई जाती है, किसकी, क्षोभमंडल की। अब क्षोभमंडल जो है इसका महत्व क्या है, महत्व क्या है इसका, क्योंकि क्षोभमंडल बड़ा महत्वपूर्ण मंडल है, क्योंकि धरातल से स्टार्टिंग होता है, 0 से शुरू करते हैं अपन, तो ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभमंडल पाया जाता है। और जितना भी मानव समुदाय है, वनस्पति है, जीव जंतु सारे जो है, हम कहाँ निवास करते हैं, एक वायुमंडल की परत के रूप में देखें धरातल के ऊपर क्षोभमंडल में ही निवास करते हैं। तो मानव जीवन के लिए, जैविक समुदाय के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, जैविक समुदाय के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हम इससे बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। अन्य मंडल जो है इतना प्रभावित नहीं करते जितना कि हमें क्षोभमंडल प्रभावित करता है। हमारा विकास इसी में होता है, हम इसी में पले बड़े होते हैं, इसी में खेलते कूदते हैं, इसी में अपने यही लीला समाप्त कर लेते हैं। तो हमारा जीवन चक्र इसी में चलता है। अब इसका महत्व है कि इसमें मौसम संबंधी सभी परिवर्तन, मौसमी परिवर्तन इसी में होते हैं। और मौसमी परिवर्तन होने का मतलब है जैसे बादल बनना, जिसको संघनन कहते हैं, संघनन के द्वारा बनते हैं, वर्षा का होना, आंधी तूफान का आना, बिजली कड़कना, तो आदि परिवर्तन कहाँ होते हैं, सारे ये परिवर्तन हमारे क्षोभमंडल में होते हैं। इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि मौसमी परिवर्तन जितने भी होते हैं वो इसी मंडल में होते हैं। दूसरा एक मैंने ये बताया था, डेली में बात करता हूं कि इस भाग में ऊपर की ओर जाने पर धरातल से हम जो ऊपर जाएंगे तो तापमान
में कमी होती है। अब ये कमी होती है कितनी, तो ये दर मैंने कल भी बताई थी, आज और बता देता हूँ। 1000 मीटर की ऊंचाई पर 1 किलोमीटर कह दे चाहे 1000 मीटर कह दें, ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ह्रास हो जाता है। ये इसकी तापमान की घटने की दर पाई जाती है। यदि यहाँ पर देखें तो इस डायग्राम में इस साइड में मैंने तापमान दिखाया है, तो यह 0 डिग्री है यहाँ पे, उसके बाद में -20, -40, -60, -80 और -100 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, और इस साइड में +20 दे रखा है। ठीक है, अब तो अपन यदि इसको देखें तो धरातल के आसपास में यदि अपन देखें तो यहाँ का तापमान लगभग औसत तापमान देखें तो इसका 16 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में तापमान रहता है। ठीक है, और उसके बाद में 15-16 के आसपास में रहता है, फिर ये तापमान माइनस की ओर आना शुरू होता है। तो ये डायग्राम बता रहा है कि ये तापमान रेखा है, ये तापमान इसकी गिरती हुई संरचना को बता रही है कि तापमान गिरता हुआ चला जाता है। ठीक है, और कितना गिर जाता है, यहाँ लिखा है -60, मैंने कितना लिखा है यहाँ पे -60। ठीक है, तो इसका जो तापमान है माइनस में, यानी इसकी ऊपरी सीमा तक -58 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। इसका तापमान ऊपरी सीमा में 58 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में हो जाता है, इतना माइनस में रहता है। और इसकी जो ये ऊपरी सीमा है, इसकी ये जो ऊपरी सीमा है, इसको क्षोभ सीमा कहा जाता है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है, क्षोभ सीमा कहलाती है। क्या कहलाती है, क्षोभ सीमा कहलाती है। इस प्रकार से ये अपना क्षोभ मंडल है, अपने मानव समुदाय के लिए, अपने लिए, जीव जंतु के लिए, जैविक समुदाय के लिए सबसे बड़ा ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट मंडल है, सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखने योग्य बातें, एक तो ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 किलोमीटर, भूमध्य रेखीय भागों में कितनी है, 18 किलोमीटर, औसत ऊंचाई कितनी है, 13 किलोमीटर, कहीं 12 भी आता है वो भी ध्यान रख लेना, ये ऑप्शन है तो 13 सही माना जाएगा। ठीक है, सारे मौसमी परिवर्तन इसी में होते हैं, और इसके अलावा इस भाग में तापमान ह्रास होता है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ में। इसी ऊपरी सीमा क्षोभ सीमा कहलाती है। बादल इसी में बनते हैं और इसी में वर्षा होती है। जितने भी बादल बनते हैं वो इसी में बनते हैं, और जो वर्षा होती है इसी भाग में होती है। ठीक है, तो इसको ट्रोपोस्फियर के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, तो यह है अपना क्षोभ मंडल। अगला दूसरा बिंदु है इसके ऊपर वाला भाग। इसके ऊपर वाला है वो है समताप मंडल। दूसरा जो है वो है समताप, जैसे कि नाम से विदित है समताप। ठीक है, तो समताप मंडल। ठीक है, और इसको स्ट्रेटोस्फियर के नाम से पुकारते हैं। बहुत बार ये अंग्रेजी के नाम पूछ लिए जाते हैं कि स्ट्रेटोस्फियर की ऊंचाई पाई जाती है, तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये कहते किसको है, क्षोभ मंडल को कहते हैं, समताप को कहते हैं, आयन को कहते हैं, तो पता, मध्य मंडल को कहते हैं, पता नहीं चलता। तो उस कंडीशन में हमें ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, तो इसका अपने को अंग्रेजी का वर्ड भी साथ साथ में बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जिसको याद रखना अति आवश्यक है। इसकी जो ऊंचाई होती है, यानी ये जो भाग है वो 18 किलोमीटर से ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक कौन सा मंडल पाया जाता है, समताप मंडल पाया जाता है। अब इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि समताप, ठीक है, तो इसमें लगभग तापमान समान रहता है, लगभग तापमान समान रहता है, अर्थात
तापमान इसमें अब कम अधिक नहीं होता, जितना होता है सब जगह लगभग समान रहता है। तो समान रहने के कारण वायु दाब भी समान रहता है। ठीक है, वायु दाब समान रहता है। अब जिसके कारण यहां पे हवाएं विरल हो जाती है, हवाएं विरल हो जाती है। ठीक है ना। जब हम इसकी वायुमंडल की का संगठन पढ़ेंगे तो हवाओं के बारे में मैं बताऊंगा आपको कि कौन सी हवा कितनी ऊंचाई तक, कौन सी गैस कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है। ठीक है ना। तो उसके आधार पर ही अपन देखेंगे। तो यहाँ हवाएं नहीं चलती, वायुदाब, क्योंकि एयर प्रेशर जो होता है, वायुदाब होता है, वो धरातल के पास में अधिक पाया जाता है। कारण क्या है कि बाहरी जो गैसेज होती है वो धरातल के पास में ही रहती है। जैसे CO2 है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, धरातल के पास में रहती है। तो हम जो ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो हवाएं विरल हो जाती है और एयर प्रेशर नहीं रहता है। तो जिसके कारण ये समताप मंडल है, इसमें हवाएं शांत रहने के कारण तापमान भी समान रहना इसका प्रमुख कारण है। अब इसमें तापमान समान रहने के कारण इसका फायदा क्या है कि जो वायुयान उड़ान भरते हैं, वायुयान उड़ान इसी भाग में भरते हैं, वायुयान उड़ान इसी भाग में भरते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हवाएं भी शांत है, विरल है, वायुदाब लगभग समान है, तापमान भी समान है। और दूसरा, बादल का बनना, कोहरा का आना, वर्षा का होना, संघन का होना, वो सारे क्षोभमंडल में होते हैं। तो बिना किसी रोक टोक के इसी भाग में वायुयान उड़ा करते हैं। ठीक है ना। ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, वायुयान इसी भाग में उड़ते हैं, याद रखने योग्य बात है। अब देखिए, आपको यदि याद है भी, आपने देखा भी है, इस बात को आपने फील भी किया, जब अपन छोटे होते हैं तो आसमान की ओर निहारते हैं, जब भी प्लेन आता था तो अपन ने देखते देखते बहुत बार अपन ने देखा है कि देखो जी एरोप्लेन बादलों में घुस गया। देखा है अपन ने। तो बादलों में घुसने का मतलब है कि बादलों में थोड़ा ना घुसा है वो, यानी बादल तो काफ़ी नीचे होते हैं और वो तो काफ़ी ऊंचाई पर उड़ता है। ठीक है ना। तो काफ़ी ऊंचाई पर उड़ने के कारण हम कहते हैं देखो जी बादलों में घुस गया। ठीक है, क्योंकि बादल काफ़ी नीचे पाए जाते हैं, जो कि क्षोभमंडल में पाए जाते हैं। तो यह है समताप मंडल की और इसकी विशेषता। अब इसमें देखें अपन कि यहां 35 किलोमीटर की यदि अपन देखें ऊंचाई के आसपास में, 35 किलोमीटर की ऊंचाई के आसपास में, यहां से शुरू होकर के 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इस भाग में एक गैस की मात्रा पाई जाती है O3, अर्थात ओजोन गैस की सांद्रता पाई जाती है। ठीक है ना। ओजोन गैस की सांद्रता पाई जाती है, यानी इसी भाग में 35 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में। ठीक है, ये ऊंचाई भी बड़ी महत्वपूर्ण है। कहां से कहां तक? तो 35 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, या ऊंचाई में ओजोन गैस की सांद्रता बनी रहती है। किसकी? ओजोन गैस की सांद्रता पाई जाती है। यह बड़ी महत्वपूर्ण गैस है। अब ओजोन गैस जो है उसका हमारे जीवन में क्या महत्व भाई, वो पृथ्वी पर जीव जंतु के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, तो ये भी मैं बता देता हूं कि सूर्य से आने वाली पेराबैंगनी, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है, पेराबैंगनी किरणें जो बड़ी घातक होती है मानव जीवन के लिए, किरणों से हमारी रक्षा करती है। कौन? ओजोन परत रक्षा करती है। ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण इश्यू इसका कि ये पेराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। पेराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, वो यदि सूर्य से आए और यदि ओजोन नहीं हो तो वो सीधी आ जाती है, सीधी आती है तो बड़ा नुकसान कर सकती है। अब ये सीधी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें क्या कर सकती हैं, तो त्वचा कैंसर, मनुष्य में त्वचा कैंसर कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा आंखों की रोशनी खराब कर सकती है, या आंखों की रोशनी
जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा आंतर संबंधी, पेट संबंधी बीमारियां, रोग इसे हो सकते हैं। ठीक है ना, तो कई तरह की बीमारियां इसे हो जाती है। तो इन सब से बचने के लिए आवश्यकता है हमारे क्या, ओजोन परत, जो किसमें मिलती है, समताप मंडल के ऊपरी भाग में। समझ गए, 35 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाई जाती है। तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है, ये परत भी हमारे लिए। कौन सी, समताप मंडल भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसकी ऊपरी सीमा को भी, इसकी जो ऊपरी सीमा है उसको भी समताप सीमा कहा जाता है। इसकी ऊपरी सीमा भी क्या कहलाती है, समताप सीमा कहलाती है। ठीक है, इसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है, समताप सीमा कहलाती है। तो यह समताप भी अपने लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। अब ओजोन की सांद्रता कम हो रही है, हालांकि ये वायुमंडलीय परिवर्तन अपन पढ़ेंगे तो उसमें ओजोन का क्षरण क्यों हो रहा है, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि इस भाग में क्लोरीन, कौन कौन सी गैसें हैं जो ओजोन की सांद्रता को घटाती है, क्लोरीन, फ्लोरीन। क्लोरीन फ्लोरीन, कहीं फ्लोरीन आता है। तो ये दोनों गैसें जो है, गैसें ओजोन को घटाती है, ओजोन की सांद्रता को कम करती है। किसकी सांद्रता कम करती है, ओजोन की सांद्रता को कम करती है। अर्थात O3 के ऊपर यदि क्लोरीन का प्रयोग आक्रमण होता है तो इसको O+O+O ऑक्सीजन के 3 अणुओं में परमाणु में तोड़ देती है, तो इसकी सांद्रता कम हो जाती है। और सबसे अधिक ये जिसको ओजोन होल कहते हैं, ये ओजोन होल सबसे अधिक कहाँ देखा गया था, दक्षिणी ध्रुव के ऊपर। ठीक है, दक्षिण ध्रुव के ऊपर अंटार्कटिका जो है महाद्वीप, उसके ऊपर देखा गया था। तो ये था अपना समताप मंडल, बड़ा महत्वपूर्ण मंडल है। इसको भी आप यदि इसमें अपन प्रश्न देखें तो इसकी ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर और इसमें समान वायुदाब और समान तापमान पाए जाते हैं। ओजोन परत इसके ऊपरी भाग में मिलती है 35 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर, है ना, और ये हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। तो ये कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण बिंदु इसमें है। ठीक है, तो अगला बिंदु, इसमें टेम्परेचर नहीं देखा अपन ने, तो इसमें तापमान यदि अपन देख ले थोड़ा सा कि -60 डिग्री ओजोन सीमा के ऊपर कितना होता है, -58 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें समताप मंडल में अपन जाते हैं तो तापमान एक बार पुनः बढ़ना शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे इसमें तापमान बढ़ता है, तापमान इसमें बढ़ना शुरू हो जाता है, एक बार थोड़ा तापमान इसमें बढ़ता है। हालांकि समताप इसलिए कहते हैं लगभग तापमान इसमें समान रहता है, या विरोधाभासी बोल रहा हूं मैं, तो इसमें तापमान कुछ हद तक बढ़ता भी है, यानी इतना द्रुत गति से नहीं बढ़ता बल्कि इसमें तापमान बढ़ता भी है। ठीक है ना, तो यहाँ से पुनः तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है मध्यमंडल तक। यदि अपन देखें तो यहाँ का तापमान बढ़ करके इसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में पहुँच जाता है। ठीक है ना, अगला बिंदु, अगला बिंदु है समताप के बाद मध्यमंडल। ठीक है ना, अगला है मध्यमंडल। अगला देखते हैं, अगला आ रहा अपने पास में मेसोस्फीयर, मध्यमंडल। अंग्रेजी में मेसोस्फीयर। ठीक है, इसको मध्यमंडल कहा जाता है। इसकी जो ऊंचाई पाई जाती है वो लगभग अपनी कितनी है, 50 से 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है धरातल से। ठीक है, और इसमें तापमान पुनः गिरना प्रारंभ हो जाता है, तापमान
गिरना शुरू हो जाता है, अर्थात इसमें तापमान गिरता है। अर्थात कितना गिर जाता है, यानी 0 डिग्री के आसपास में जो टेम्परेचर था तो यहाँ से पुनः ये गिरता है तो कितना आ जाता है, -80 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में आ जाता है। तो इसमें कितना तापमान न्यूनतम होता है इस मंडल का, मध्यमंडल का, -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पुनः गिरता है। तो यह भी बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है इसके मध्यमंडल, ठीक है ना। तो इसके बारे में और कोई विस्तृत जानकारी इसमें इसका कोई भाग है नहीं। इसकी ऊंचाई 50 से 80 है, इसमें तापमान पुनः गिरने शुरू हो जाते हैं और इसका कोई विशेषता इसमें नहीं पाई जाती। अगला आयनोस्फीयर, आयन मंडल। आयनोस्फीयर, ठीक है, आयन मंडल। ये जो है इसकी ऊंचाई, आयन मंडल जो है इसकी ऊंचाई यह 80 तक है तो 80 किलोमीटर से लगभग 400 किलोमीटर तक होती है। देखो कहीं पे 460 भी आता है तो इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के आसपास में पाई जाती है, ठीक है ना। तो कहीं पे 460 भी आता है तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो 80 से 400 किलोमीटर मानते हैं इसमें, ठीक है। आयन मंडल में तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है, तापमान बढ़ता है और ये ध्यान रखना कि आयन मंडल के बाद में तापमान निरंतर बढ़ता ही बढ़ता रहता है, ठीक है ना। तो इसमें जो -80 डिग्री था ये तापमान, तो ये वापस बढ़ना शुरू हो जाता है और आगे बढ़ता चला जाता है। आयन मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता है, इसका महत्व किस लिए है, इसका महत्व है कि इसमें से यानी इसी मंडल से रेडियो तरंगे पुनः पृथ्वी पर आती है। अर्थात ये रेडियो तरंगों को पुनरावर्तित करता है, बड़ा महत्वपूर्ण है। रेडियो जो चुंबकीय तरंगें होती है उसको वापस परावर्तित करके हमारे तक भेजता है। अर्थात अपन जो टीवी सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, उसमें जो प्रसारण आता है तो उसमें जो ध्वनि तरंगें आती है वो चुंबकीय तरंगें होती है और ध्वनि तरंगों के रूप में तो हमारा जो सिस्टम होता है जैसे रेडियो है या टीवी है वो उसको कन्वर्ट करके देता है, आती है चुंबकीय तरंगों के रूप में। तो ये रेडियो तरंगें हैं आयन मंडल से ही, इसी मंडल से वापस परावर्तित होकर हमारे पास पहुंचती है, ठीक है ना। तो इसके भी आयन मंडल के भी यदि अपन देखें तो 3 भाग है इसके, 3 भाग, इसके 3 भाग है। सबसे निचला जो भाग है उसको डी, ठीक है, ये लगभग आया जाता है डी मंडल। ये 96 किलोमीटर से 144 किलोमीटर तक पाया जाता है, ठीक है। 96 किलोमीटर से 144 किलोमीटर तक मुख्य रूप से ये पाया जाता है। माफ कीजिएगा, इसकी ऊंचाई जो है 80 से शुरू होता ना, हाँ। तो वैसे यह आधा इस मध्य मंडल में आता है तो इसमें कहीं कहीं 60 किलोमीटर से 96 किलोमीटर, ठीक है। तो 60 किलोमीटर से 96 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई मुख्य रूप से देखी जाती है डी मंडल की। एक है डी ई मंडल, ठीक है, और यह इसके ऊपर यानी 96 किलोमीटर से ऊपर, ठीक है ना, इसकी ऊंचाई जो है 144 किलोमीटर तक पाई जाती है, ठीक है। कौन सा, ई मंडल। और डी ई और एक है एफ मंडल। 3 भाग है आयन मंडल के, आयनोस्फीयर के, डी ई एफ, ठीक है। और ये रेडियो तरंगों के पुनरावर्तन, वापस परावर्तन के कारण इनके 3 भाग किए गए हैं। तो ये डी ई एफ मंडल जो है वो 144 किलोमीटर से 360 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है। अब इसमें जो रेडियो तरंगों की जो लंबाई होती है उसके आधार पर जो मध्यम और लघु तरंगें होती है वो और छोटी तरंगें होती है, उन सभी प्रकार की तरंगों को ये
वापस हमारे तक भेजने का काम करता है। तो इसीलिए इसका बड़ा ही महत्व है, ठीक है ना। इसी कारण से इसका महत्व है आयन मंडल का, रेडियो तरंगों के कारण। पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ ले कि वायुमंडल की किस परत से पुनः है रेडियो तरंगे पुनरावर्तित होकर के हमारे पास पहुंचती है, तो आयनोस्फीयर है, आयन मंडल से। और पांचवा है बहिर्मंडल। इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो आउटसाइड का है इसके बारे में, ये 400 किलोमीटर से अनंत ऊंचाई तक है, ठीक है। और इसमें तापमान बढ़ता ही चला जाता है, तापमान बढ़ता ही चला जाता है। तो इस प्रकार से यदि अपन देखें तो इसकी जो वायुमंडल जो परतें हैं वो अलग अलग पाई जाती है, ठीक है। आयन मंडल में अपन ने देखा था तापमान आयन मंडल के बाद में बढ़ना शुरू हो जाता है। इसमें तापमान जो मुख्य रूप से है वो -80 डिग्री सेंटीग्रेड जो था किसमें, मध्य मंडल में, तो इसमें तापमान जो है वो बढ़ता है, -80 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ना शुरू हो जाता है। ये अपने यहाँ लिख दिए, तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये 5 प्रकार के इसके भाग अपने किए, क्षोभमंडल, ठीक है, ट्रोपोस्फायर, इसकी ऊपरी सीमा क्षोभ सीमा, उसके बाद में समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फायर, और इसके ऊपरी भाग में ओजोन परत पाई जाती है 35 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर। उसके बाद में मध्य मंडल, मेसोस्फायर, उसके बाद में आयनोस्फीयर, आयन मंडल, और इसके 3 भाग है डी, ई, एफ। सबसे नीचे डी परत, उसके ऊपर ई परत, उसके बाद में एफ परत पाई जाती है। इस प्रकार से ये हमारे वायुमंडल की संरचना होती है। तो आप देखें, एक इसका वर्णन आता है वायुमंडल के बारे में, बता देता हूं कि रासायनिक संरचना के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर, यहां हमने 5 भाग किए हैं ना, तो रासायनिक संरचना के आधार पर वायुमंडल के 2 भाग है। कितने भाग है? 2 भाग है। इसको 2 भाग में बांटा गया है। एक का तो नाम है सममंडल और दूसरे का नाम है विषममंडल। एक का नाम क्या रखा? सममंडल, और दूसरे का नाम क्या रख दिया? विषममंडल। इस प्रकार से संरचना की दृष्टि से इसके 2 भाग पाए जाते हैं। इसका उल्लेख तो आता है सम और विषम। थोड़ा सा मैं तुमको बता देता हूँ कि कौन सा सम और कौन सा कहाँ तक विषम पाया जाता है। हाँ, तो इसमें आ जाता है जो सममंडल है। ये जो सममंडल है, मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज दूर किया है, ये 0 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक सममंडल पाया जाता है। यानी सममंडल 0 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, और उसके बाद में विषममंडल शुरू हो जाता है 91 किलोमीटर से, बताते हैं 10,000 किलोमीटर तक। यह अनंत हो गया ऊपर, ठीक है ना। 91 किलोमीटर से शुरू होता है। तो अब 80 किलोमीटर तक का भाग इसमें आ गया। इसका मतलब क्या आ गया? क्षोभमंडल, समतापमंडल और मध्य मंडल, ये तीनों तो किस में आ गए? सममंडल में, ठीक है ना। क्षोभमंडल में कौन कौन से आ गए? ये 3। ये जो 3 है ये तो आ गई सममंडल, सममंडल, ठीक है। और इसके ऊपर वाला जो भाग है बहिर्मंडल और आयनोस्फीयर है, ये आ गई विषममंडल में, सममंडल और विषममंडल में आ गए, ठीक है ना। तो ये क्षोभ, समताप और मध्य मंडल, 3 तो इसमें आ गए, और बाकी आयन और बहिर ये इसमें आ गए। 2 इसमें आ गए, 3 इसमें आ गए। तो सम और विषम किस दृष्टि से पूछ ले कि रासायनिक दृष्टि से। किससे बताया मैंने? रासायनिक संरचना के आधार पर।
ठीक है ना, इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो ये था अपना वायुमंडल की संरचना। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोज के लिए आप देखें हमारा मिशन ज्योग्राफी चैनल, और आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियोज हम आपको बिल्कुल प्रोवाइड करवाएंगे, फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए और अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप देखते रहें हमारा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी लोगों तक इसका लाभ है पहुंचे और हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे, हम आपके लिए अधिक से अधिक हार्ड वर्क को करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहें मिशन ज्योग्राफी। थैंक यू।